हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद जीत। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज का नाम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक को एक हवा बना रखा है अधिकतर टीचर्स ने। अधिकतर टीचर्स जो है इस टॉपिक को अलग अलग ट्रिक्स के साथ करवाते हैं। बच्चों को सही कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाते, सही बेसिक समझा नहीं पाते। इस कारण बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, कहां पर वुड प्लस हैव लगाना है, कहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हेड के साथ। इनमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे। हम किसी ट्रिक का सहारा नहीं लेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। हम बिल्कुल बेसिक में जाके बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो होता है उसकी हेल्प लेकर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले नाम देखिए कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस नाम से पता चल रहा है कि कंडीशन यानी शर्त, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, शर्त दे रखी होगी। ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, कोई ना कोई शर्त दे रखी होगी। अब जब शर्त देंगे तो यदि से शुरू होगा, जो वाक्य होगा वो यदि से शुरू होगा कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। यदि से, तो यदि को हिंदी से बोलते हैं इफ, इसीलिए इन सेंटेंस को बोलते हैं इफ क्लोज भी कहा जाता है। अब ये कितने तरह के होते हैं, कितने तरह की शर्त होती है। अब ये इनका टाइप जो होता है शर्त पर ही डिपेंड करता है। तीन तरह की कंडीशन हो सकती है। इफ के साथ हम तीन तरह की कंडीशन दर्शा सकते हैं, तीन तरह की कंडीशन लिख सकते हैं। उसी के बेस पर ये टाइप भी कितने हो गए, इफ क्लोज के टाइप हो गए तीन तरह के। कौन कौन से हैं? पहला टाइप लिखा है मैंने, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल हो। इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो दूसरा सेंटेंस किसमें, कौन से टेंस में होगा, उसी के साथ दूसरा सेंटेंस होगा वो होगा फ्यूचर सिंपल में। इफ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरा सेंटेंस होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरा सेंटेंस होगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये क्यों होता है? पहले तो ये बेसिक फंडा है। अगर आपको ये बेसिक फंडा भी याद है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अब डाउट ये होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी। इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो ही जो होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इन्हीं में अपने को कंफ्यूजन बहुत रहती है। और जो अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते कि इनमें डिफरेंस क्या है। आज हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से क्लियर करेंगे। तो एक बार फटाफट ये लिख लो और ये याद करने की कोशिश करो। जैसे ये लिख लो उसके बाद अपने इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं और इनको इजीली समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट ये लिखने की कोशिश कीजिए एक बार। चलो ध्यान दो, अगर आपने वो स्ट्रक्चर लिख ली होती ना तो आगे हम तीन सेंटेंस लिखे हैं मैंने तुम्हारे सामने। उन तीनों सेंटेंस को उन्हीं स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, यानी वो जो तीन इफ क्लोज थे उन तीनों इफ क्लोज को इन तीन सेंटेंस की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है इफ यू कॉल हिम। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। इफ यू कॉल हिम तो पहली स्ट्रक्चर है। अगर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल तो साथ में दूसरा सेंटेंस होगा फ्यूचर सिंपल में। ये रहा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल, यानी इफ यू कॉल हिम, यदि तुम उसे बुलाओगे, ही विल कम टू द पार्टी, तो वह पार्टी में आएगा। यदि तुम उसे बुलाओगे तो वह पार्टी में आएगा, यानी वो पार्टी में कब आएगा? अगर तुम उसे बुलाओगे। उसके पार्टी में आने की कंडीशन क्या, उसके पार्टी में आने की शर्त क्या है? शर्त यही है यदि तुम उसे बुलाओगे। तो एक तरह की शर्त यह हो सकती है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट या फिर क्योंकि ये शर्त पॉसिबल है। देखो, अगर तुम उसे बुलाओगे तो वह आ जाएगा, तो तुम्हें करना क्या, तुम्हें फोन उठाना है, कॉल करना है उसको, या फिर बुलाना है उसको। अगर तुम बुला लोगे तो वह आ जाएगा। तो ये कैसी कंडीशन है? ये कंडीशन है प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है संभाव्य। संभाव्य मतलब जो होना संभव हो, ऐसा कार्य जो होना पॉसिबल हो, संभव हो। प्रोबेबल या पॉसिबल भी बोल देते हैं इसको। भाई पॉसिबल कंडीशन है ये, संभव है, हो सकता है ये काम। अगर तुम उसे बुला लो तो वह आ जाए, है ना। अगर तुम उसे बुलाओगे तो वह पार्टी में आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये बिल्कुल वही है जो मैंने लास्ट जो टेंस का वीडियो था मिसलेनियस, अगर तुमने नहीं देखा तो वहां पर जाकर देख लेना। उसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था। मैंने कहा था कि दो फ्यूचर के सेंटेंस साथ में नहीं लिखे जा सकते, इसीलिए एक सेंटेंस प्रेजेंट का लिखा जाएगा और दूसरा लिखा जाएगा फ्यूचर का। अगर प्रेजेंट का लिखेंगे, दिखने में प्रेजेंट है लेकिन उसका अर्थ फ्यूचर का। ये देखो, इफ यू कॉल हिम, इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम उसे बुलाते हो, इसका मतलब है अगर तुम उसे बुलाओगे। यही लिखा है, यदि तुम उसे बुलाओगे, दूसरा लिख दिया फ्यूचर में। क्लियर है? ये बिल्कुल इजी है। दिक्कत आती है इन दोनों सेंटेंस में, क्या दिक्कत आती है ध्यान दो। लिखा है अगला, देखो, इफ यू कॉल्ड हिम ही वुड कम टू द पार्टी। वापस सेकंड स्ट्रक्चर में लिखा, भाई इफ के साथ अगर वी सेकंड हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या, अब इसके मतलब में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। इफ यू कॉल्ड हिम, सर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, पास्ट है, यानी काम हो गया। यदि तुमने उसे बुलाया होता, यदि तुम उसे बुलाते तो वह आ जाता।
यही होगा सर, ये पास्ट में है ना, पास्ट सिंपल, यही मतलब निकलता है कि ही वुड इफ यू कॉल्ड हिम, यदि तुम उसे बुलाते तो पार्टी में आ जाता। लेकिन समझने वाली बात ये है कि अगर इसका मतलब ये है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, ये भी तो देखो पास्ट का ही है। इफ यू हैड कॉल्ड हिम, अब इसका मतलब यही होता क्या, नहीं सर इसका अलग हो जाता है, इसका ये हो जाता है कि अगर तुम उसे बुला चुके होते, बात तो एक ही है, यदि तुम उससे बुलाते तो वह पार्टी में आता, या तुम उससे बुला चुके होते तो वह पार्टी में आता, है ना। दोनों कंडीशन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, हिंदी अनुवाद पे जाइए, ट्रांसलेशन पे जाके देखिए कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। अगर डिफरेंस नहीं दिख रहा तो इन दोनों में अलग अलग क्या है। अब बहुत से टीचर यूट्यूब पे ही देख लेना, यूट्यूब पे बहुत से टीचर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं भैया दो ही होते हैं, इफ क्लोज दो ही होते हैं, तीसरा होता ही नहीं है, ठीक है, तीसरा होता ही नहीं, दो ही होता है, ये जो है इसी का फॉर्म है, इसी का टाइप है, नहीं है भैया, ये दोनों अलग अलग है। समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता क्या है। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये नहीं है, ये यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है लेकिन ये पास्ट नहीं दर्शा रहा, ये प्रेजेंट की कंडीशन को ही दर्शा रहा है। कैसे, ध्यान दीजिए, एक बात पता होगी तुम्हें, नहीं पता हो तो ध्यान रखना, ये एक नई चीज हो सकती है तुम्हारे लिए। वर्ब क्या करती है, वर्ब की फॉर्म बनाती है, वर्ब जो भी होती है उससे क्या बनता है, वर्ब की फॉर्म बनती है। और वर्ब की फॉर्म दो चीजों को दर्शाती है, एक तो टेंस को, टेंस के थ्रू टाइम को, एक तो टेंस को बताएगी, और दूसरा बताती है वर्ब की फॉर्म मूड को, वर्ब की फॉर्म मूड बनाती है। क्या बात कर रहे हो सर, वैसी बात नहीं कर रहे, वर्ब की फॉर्म मूड बनाती है, मतलब मनोदशा, मूड का मतलब मनोदशा बताती है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उन हाव भाव को बताती है वर्ब की फॉर्म, ये भी बता सकती है। अब हम कौन से मूड की बात कर रहे हैं, हम यहां पर पास्ट सब्जेंटिव मूड की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है सर, पास्ट सब्जेंटिव मूड, यानी प्रेजेंट की ही बात हो रही हो लेकिन उसे अगर हम पास्ट में लिखें तो पास्ट सब्जेंटिव मूड। इसमें भी दो तरह की कंडीशन होती है, एक तो आप यूज करते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म का, एक आप यूज करते हो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। एक तो आप किसका यूज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, एक आप यूज किसका करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो किसको बताती है, वो बताती है अनरियल इमेजिनेशन, अनरियल इमेजिनेशन, अनरियल इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट को बताती है, प्रेजेंट की अनरियल इमेजिनेशन को बताती है। कौन, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको बता रही है, देखो प्रेजेंट को ही। और वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आ जाती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शो करती है पास्ट इमेजिनेशन को, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको शो करेगी, पास्ट इमेजिनेशन को शो करेगी, ध्यान रखोगे। तो यहां पर वर्ब की फॉर्म क्या क्या बना रही है, मैंने बताया टेंस बता रही है, एक तो टेंस यानी टेंस के थ्रू टाइम को बताती है, और दूसरा बताती है मूड को। मूड पास्ट सब्जेक्टिव मूड की बात कर रहे हैं, मूड का मतलब मनोदशा, मन का व्यवहार जो है उसको। अब पास्ट सब्जेक्टिव मूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, पास्ट सब्जेक्टिव मूड दो तरह से दर्शाया जा सकता है, एक तो वी सेकंड से वर्ब की सेकंड फॉर्म से, दूसरा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अगर आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से दर्शा रहे हो तो आप पास्ट इमेजिनेशन को दर्शा रहे हो, पास्ट इमेजिनेशन यानी ऐसी कल्पना जो पास्ट की है उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। और जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को दर्शा रहे हो तो आप अनरियल इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट को दर्शा रहे हो। क्लियर है। अब देखिए ये एग्जांपल अब समझ आएंगे अच्छे से। अब जब यहाँ पे लिखा हुआ इफ यू कॉल्ड हिम, इफ यू कॉल्ड हिम, अब अधिकतर टीचर्स इसको बोल देते हैं भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल नहीं है, ये टेंस की बात ही नहीं हो रही। हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मूड को दर्शा रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म से। कौन से मूड को, अनरियल इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट, यानी ये टेंस पास्ट का नहीं है, ये टेंस प्रेजेंट का ही है। प्रेजेंट का कैसे है, इफ यू कॉल्ड हिम, यदि तुम उसे बुला लो, ही वुड कम टू द पार्टी, तो वह पार्टी में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बात प्रेजेंट की हो रही है, लेकिन इस सेंटेंस को जब मैंने इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब कोई ना कोई रीजन ऐसा रहा है कि ना तो वो बुला सकता है, कि ये जो काम है ना, ये जो शर्त दे रखी है कि यदि तुम उसे बुला लो तो वो काम किया नहीं जा सकता, उसकी जो शर्त है वो कंप्लीट की नहीं जा सकती, कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, उसको हम किसी भी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों मिलकर पार्टी की बात कर रहे हैं, कोई पार्टी थ्रो करना चाहता है, कोई पार्टी देना चाहता है अपने दोस्त को। अब इनका एक तीसरा दोस्त है मोहन, तो श्याम राम को सजेस्ट कर रहा है, श्याम राम को सुझाव दे रहा है कि भाई अगर तू मोहन को बुला ले तो पार्टी में आ जाएगा, इफ यू कॉल हिम ही विल कम टू द पार्टी, यानी अगर तू उसे बुला ले तो वह पार्टी में आ जाएगा। तो ये तो होगी पहली कंडीशन, सिंपल सी कंडीशन, ठीक है, कि भाई अगर तुम उसे बुलाओगे तो पार्टी में आ जाएगा। श्याम ने कहा है राम को मोहन के बारे में, क्लियर है। लेकिन अगर मैं दूसरी कंडीशन देखना चाहूं, ये वाली कंडीशन, तो मान लो ऐसा हो रखा है कि राम और मोहन के बीच में लड़ाई हो रखी है, राम और मोहन के बीच लड़ाई हो रखी है, और राम किसी भी कंडीशन में मोहन को अपनी पार्टी में नहीं बुलाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि श्याम एक अच्छा दोस्त है, तो श्याम एक अच्छा दोस्त होने का फर्ज निभाता है, और श्याम राम को कहता है कि भाई अगर तू उसे बुला ले तो वह पार्टी में आ जाएगा।
अब श्याम को भी पता है कि वो नहीं बुलाएगा उसे, तो ये कैसी कंडीशन है, ये इमेजिनेशन है, एक अनरियल इमेजिनेशन है कब की, प्रेजेंट की है। वी सेकंड अनरियल इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट को भी शो करता है, तो अनरियल इमेजिनेशन है प्रेजेंट की ही। क्लियर है, ध्यान रह जाएगा इतना सा। चलो, तो ये बात क्या होगी, अब इसका सेंस अगर देखूं मैं, हिंदी ट्रांसलेशन देखूं तो ये बनेगा यदि तुम उसे बुला लो तो वह पार्टी में आ जाए। यानी इसका मतलब ये नहीं बनेगा यदि तुम उसे बुला लेते हैं तो वह पार्टी में आ जाता। पास्ट का अर्थ नहीं निकालना, अर्थ प्रेजेंट का ही निकालना है। लेकिन ये कंडीशन ऐसी हो गई जो कंप्लीट नहीं की जा सकती, इसीलिए इसको एक नाम देते हैं इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभाव्य, जिसके होने की संभावना नहीं है, जिसके होने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस रख रहा है अपने आप में। अब इसके अलावा अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पे। तीसरा सेंटेंस लिखा है इफ यू हैड कॉल्ड हिम ही वुड हैव कम टू द पार्टी। अब इसका मतलब जाएंगे पास्ट में ही। ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड को शो कर रहा है, पास्ट इमेजिनेशन को। पास्ट इमेजिनेशन मतलब ये बता रहा है इफ यू हैड कॉल्ड हिम, यानी यदि तुम उससे बुला लेते ही वुड हैव कम टू द पार्टी, तो वह पार्टी में आ जाता। यदि तू उसे बुलाता तो वह पार्टी में आता। लेकिन अब बात होगी पास्ट की, यानी पार्टी हो चुकी है। अब ना तो तू उसे बुला सकता है और ना ही उसके आने की कोई संभावना है। बात आ रही है समझ में इतने सी? चलो, अगर आ रही है तो फटाफट लिख लेना, साथ साथ इन दोनों चीजों को अच्छे से क्लियर करना, अच्छे से समझना। ये दोनों चीजें समझ आ गई तो ये दोनों सेंटेंस भी समझ आ जाएंगे। अब ये कंडीशन कभी पूरी नहीं की जा सकती, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव शर्त, ऐसी शर्त जो कभी कंप्लीट नहीं की जा सकती। इन तीनों को कुछ और नाम भी देते हैं। पहली जो कंडीशन है जो संभव होती है, जो हो सकती है, उसको बोलते हैं ओपन कंडीशन। ओपन इसलिए क्योंकि इसमें जो पहले सेंटेंस में कंडीशन दे रखी है, पहले सेंटेंस में जो शर्त दे रखी है वो पूरी हो सकती है। प्रेजेंट की बात है भाई, अगर तुम उसे बुलाओगे तो वह आ जाएगा, तो ये काम किया जा सकता है। लेकिन दूसरी में जैसे मैंने बताया अनरियल इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट को दर्शा रही है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म अनरियल इमेजिनेशन। अनरियल का मतलब क्या हो गया, अवास्तविक, झूठी इमेजिनेशन, झूठी कल्पना है कि अगर तुम उसे बुला ले तो पार्टी में आ जाए। ये झूठ है, तुम खुद जानते हो, तो ये कंप्लीट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि प्रेजेंट की बात है तो कोई ना कोई चांस फिर भी इसका निकल सकता है, इसीलिए इसको एक नाम और देते हैं, इसको नाम देते हैं सेमी क्लोज। यानी ये पूरी तरह से भाई ऐसी शर्त नहीं है कि कंप्लीट हो ही नहीं सकती। 1-2% चांस तो ऐसा है कि हाँ किया जा सकता है अगर कुछ जुगाड़ लगा लिया जाए तो। और वैसे ही तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्योंकि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब पास्ट की कंडीशन आ गई, पास्ट की कंडीशन कभी कंप्लीट तो हो ही नहीं सकती। अगर ये कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती तो इसको बोल देते हैं क्लोज कंडीशन। समझ गए? तो ये तीनों कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को अच्छे से समझोगे, इन्हीं 3 कंडीशन पर ही पूरे के पूरे कंडीशनल सेंटेंस चलते हैं। एक एग्जांपल पक्का मिल जाएगा तुम्हें किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम जिसमें अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो उसमें 1 या 2 एग्जांपल कंफर्म मिलेंगे इनके, और ये फ्री का एक नंबर है। फटाफट लिख लो इसको, कुछ और एग्जांपल देखते हैं फिर इसको कंप्लीट समझते हैं। ठीक है, फटाफट लिखो। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ और एग्जांपल लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन के एग्जांपल लिखे और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि उनमें क्या क्या डिफरेंस था। पहला एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, तुम्हारा मन बना रहेगा पढ़ने में। पहला एग्जांपल लिखा है इफ शी सेज यस, इफ शी सेज यस, यानी यदि वह हाँ करती है, आई विल मैरी हर, तो मैं उससे शादी कर लूंगा। भाई एक लड़का है जो सोच रहा है किसी लड़की को प्रपोज करने के बारे में और खुद में ही सोच रहा है कि अगर उसने हाँ कर दी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है, इफ शी सेज यस आई विल मैरी हर, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन क्या संभव है? क्या बिल्कुल संभव है, ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है। मतलब अगर वो हाँ कर दे तो वो शादी भी कर लेगा, और उसका हाँ करना भी अभी तक लाजमी है, यानी हो सकता है ये। तो ये कैसी कंडीशन है? प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट, या ज्यादा अच्छा नाम प्रोबेबल कंडीशन है, प्रोबेबल, या उससे भी ज्यादा अच्छा नाम ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन है क्लियरली, यानी ये शर्त पूरी की जा सकती है। दूसरी शर्त देखूं, इफ शी सेड यस। अब मान लो कहानी में थोड़ा सा तड़का लग गया, लड़की को कोई और पसंद आ गया, लड़की ने किसी और को हाँ कर दी। अब वो लड़का अपने खुद में ही सोच रहा है कि इफ शी सेड यस आई वुड मैरी हर। अब इसका मतलब ये नहीं कि यदि वो हाँ कर देती, यानी लड़का प्रपोज कर चुका है, ऐसा नहीं है। अभी भी लड़का वही सोच रहा है, लेकिन अब उसको पता है कि हाँ होने के चांसेस बहुत कम है, हो सकता है वो किसी दूसरे के साथ हो, तो उसके चांस बहुत कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन तो प्रेजेंट की है लेकिन अनरियल कंडीशन है, यानी उसका हाँ करना जो है वो एकदम अनरियल सी कहानी है। इफ शी सेड यस आई वुड मैरी हर, अगर वो हाँ कर दे तो मैं उसे शादी कर लूं, इसका मतलब ये है। इसका मतलब था यदि वो हाँ कर देगी तो मैं उसे शादी कर लूंगा, इसका मतलब बनेगा यदि वो हाँ कर दे तो मैं उसे शादी कर लूं। इफ शी सेड यस आई वुड मैरी हर, वापस देखो इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो अगले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? अब तीसरा सेंटेंस, मान लो भाई 4 साल बीत गए और तुम उसी लड़की की शादी के मन में बैठे हो,
उसी लड़की की शादी में चले गए और खाना खा रहे हो और अब तुम वहां पर क्या कर रहे हो, यदि वो हाँ कर देती ना तो मैं इससे शादी कर लेता, यदि ये हाँ कर देती तो मैं इससे शादी कर लेता। इफ शी हैड सेड यस, यानी उस दिन, अब तुमने प्रपोज भी कर दिया था, उसने मना भी कर दिया था, अब उसकी शादी भी हो रही है, तुम उसी के शादी के खाने में बैठे हो और खुद के टूटे हुए दिल को सहारा दे रहे हो, कह रहे हो इफ शी हैड सेड यस, यदि वो हाँ कर चुकी होती तो आई वुड हैव मैरिड हर, यानी मैं उससे शादी कर चुका होता, मैं उससे शादी कर लेता। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, ये हो गई पास्ट की। पास्ट में भी कौन सी, इमेजिनेशन। चल तो इमेजिनेशन नहीं, कल्पना ही चल रही है, पास्ट में गए, लेकिन इमेजिनेशन चल रही है। यार अगर वो हाँ कर देती ना मैं उससे शादी कर लेता, लेकिन ना तो उसने हाँ की, ना तो उससे शादी कर रहे हो, डोली तो कोई और लेके जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये तीनों सेंटेंस समझ में आ रहे हैं क्या? इतनी सी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3 तरह की कंडीशन है। पहली कंडीशन में इफ के साथ आपको मिलेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। इफ के साथ कौन सा टेंस मिलेगा? प्रेजेंट सिंपल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। दूसरी कंडीशन में आपको इफ के साथ पास्ट सिंपल नहीं लिखूंगा, मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देता हूं, क्योंकि मैंने अभी बताया ये पास्ट सिंपल को नहीं बता रही है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड को बता रही है। क्लियर है? इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कई बार देखो कुछ एग्जांपल में आपको वुड की जगह कुड भी लिखा हुआ मिल सकता है और माइट भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये क्यों हो सकता है? अगर सेंटेंस में मैं एबिलिटी की बात कर लूं, अगर सेंटेंस में मैं योग्यता की बात कर लूं तो वहां पर कुड लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर सेंटेंस में मैं मान लो किसी कार्य की संभावना की बात कर लूं, संभावना हो, कुछ पॉसिबिलिटी हो, उसकी बात कर लूं तो माइट लिखा हुआ मिल जाएगा। आई बात इतनी समझ में? और तीसरी कंडीशन क्या है, इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो अगले सेंटेंस में वुड या वुड के साथ कोड या माइट भी हो सकता है, वुड या कोड या माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मिल सकते हैं। ये तीनों देख सकते हो। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल था तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फटाफट ये एग्जांपल और लिख लो, इतना सा फंडा याद करना है, समझा दिया है अच्छे से। एक दो एग्जांपल एरर फाइंडिंग के भी कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ध्यान दीजिए, 3 एग्जांपल और लिखे हैं आपके सामने, बिल्कुल वैसे एग्जांपल है, लेकिन इस बार मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा, उन समझने की बात नहीं कर रहा। अब मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस में एरर क्या क्या हो सकती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, या जो कॉमन एरर वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें किस तरह की एरर आ सकती है। इसमें 3 एग्जांपल लिखे हैं, 3 एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। देखते हैं क्या है। पहला एग्जांपल लिखा है इफ आई स्टार्टेड अर्ली, इफ आई स्टार्टेड यानी वी सेकंड दे दिया आपको, इफ आई स्टार्टेड अर्ली आई विल कैच द ट्रेन, आई विल कैच द ट्रेन। अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि वी सेकंड अगर दे रखी हो तो आगे क्या आएगा, आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। अगर वी सेकंड दे रखा हो तो आगे क्या चेंज होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब बात ये आती है कि अब हम इन दोनों में से चेंज किसको करें, ठीक है, क्योंकि देखो अब यहां पर अगर मैं इफ आई स्टार्ट कर दूं, इफ आई स्टार्ट अर्ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे कर दूं तो भी सेंटेंस पूरा सही है, या फिर मैं यहां पर वुड कैच कर दूं, या फिर यहां पर अब देखो क्योंकि स्टार्टेड के साथ ये नहीं आएगा, विल कैच करना है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, और स्टार्टेड करना है तो यहाँ पर वुड कैच करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो दोनों में से कौन सा चेंज किया जाए, जब ऑप्शन आ जाए, देखो पहली बात तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन कैसे आ जाए, लेकिन अगर एरर फाइंडिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं या इंप्रूवमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अगर दोनों ही ऑप्शन मिल जाए आपको, तो आप क्या करो, आप पीछे वाले ऑप्शन को इंप्रूव करो। पीछे वाला जो है ना, क्योंकि ये एक रूल कह दो या कुछ और कह दो, भाई जब भी आपको 2 एरर मिल जाए, आपको लगे कि 2 एरर है, दोनों को सुधारा जा सकता है, तो पीछे वाले पोर्शन को सुधारो। 2 चीजों को सुधार के अगर सेंटेंस को सही किया जा सकता है और आप एक ही चीज सुधार सकते हो वहां पर, तो आप पीछे वाले पोर्शन को सुधारो, सेंटेंस सही माना जाएगा आपका। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ आई स्टार्टेड अर्ली आई विल कैच ट्रेन की जगह क्या कर दूंगा मैं, आई वुड कैच ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज दे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर कंडीशनल क्लॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म में है तो उसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो वो लिख दिया मैंने। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये ध्यान रह जाएगा। पहला सेंटेंस इंप्रूव कैसे हुआ। दूसरा लिखा है इफ दे हैड मेट मी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आगे क्या आना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे वुड तो दे रखा है लेकिन सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, तो यहाँ पे और क्या इंप्रूव करोगे, वुड हैव सजेस्ट के साथ ईडी लग जाएगा, वुड हैव सजेस्टेड। इफ दे हैड मेट मी आई वुड हैव सजेस्टेड देम अ गुड बुक, यानी अगर वो मुझसे मिल लेते तो मैं उन्हें एक अच्छी बुक सजेस्ट करता। अगला लिखा है इफ सी कॉल्स मी, सी कॉल्स मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, एस लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्रेजेंट सिंपल टेंस,
तो अगला जो होगा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड दे रखा है, वुड हटा के विल करना है। ये एग्जांपल पूछे जा सकते हैं तुमसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर। इतनी सी बात क्लियर है। ये टेंस के साथ का टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ाया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके अंदर। क्लियर है? ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इतना सा टॉपिक था ये। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नरेशन या एक्टिव पैसिव जो भी होगा, दोनों में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। इतनी सी बात समझने की आवश्यकता है आपको, कंडीशनल क्लोज का कोई हवा नहीं है, कोई खतरनाक नहीं होते। ये अलग अलग चैनल्स क्या करते हैं, अलग अलग टीचर्स क्या करते हैं, अपना सिक्का चलाने के लिए, अपने आप को ज्यादा अच्छा बताने के लिए अलग अलग ट्रिकें बताते हैं। कोई किसी तरह की ट्रिक बता रहा है, कोई किसी तरह की ट्रिक बता रहा है। उन ट्रिकों में नहीं उलझना, एक फंडा समझो, एक बेसिक समझो, एक कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है इतनी सी बात? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा जाते हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर टेंस वाले वीडियो नहीं देखे आपने अब तक तो टेंस वाले वीडियो देखो। उसके अलावा वोकेबलरी के वीडियो आपके डेली मिल रहे हैं, उनको देखते रहो, वोकेब पढ़ते रहो। क्लियर है इतनी सी बात? चल अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना अगर पसंद आए तो। थैंक यू।